Welcome to my channel class 10. We are studying the chapter heredity and evolution, and we discussed the heredity terms in the previous videos, and today we are going to start the term evolution. मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये चैप्टर दो भागों में बांटा हुआ है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. हेरिडिटी क्या रोल प्ले कर रहा है इवोल्यूशन में, ये समझने के लिए हम लोग को हेरिडिटी पहले समझना था, जो हम लोगों ने समझ लिया कि वैसे गुण जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हम पे ट्रांसफ़र होते हैं वो होते हैं क्या, हेरिडिटी. वो कहलाता है हेरिडिटी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी. आज हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन के टर्म की. इवोल्यूशन वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब है ये कि ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, अभी जितने भी स्पीसीज इस पृथ्वी पर हैं, जितने भी स्पीसीज इस अर्थ पे है, वो पहले बिल्कुल ऐसे नहीं थे, है ना. सभी का किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन हुआ है और ग्रेजुअली ही कुछ न कुछ जीन में चेंजेस आते आते आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स हम लोग किसी अलग अलग स्पीसीज में क्या हो गए हैं, चेंज हो गए. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हम लोग चेंज हो गए हैं. तो व्हाट इज इवोल्यूशन? फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज इवोल्यूशन. सो इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस इन द जीन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जीन हम लोगों ने हेरिडिटी में पढ़ा. व्हाट इज द रोल ऑफ जीन? जीन में चेंजेस आना जरूरी है. अगर इवोल्यूशन होना है तो जेनेटिक चेंजेस आना ज़रूरी है. मीन्स जीन्स आपका चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और तभी जाकर एक न्यू स्पीसीज क्या होगा, फॉर्म होगा. और इसमें समय कितना लगेगा? बहुत समय लगता है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है. ग्रेजुअल चेंजेस, इतने धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन में इतने छोटे छोटे चेंजेस आएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा और हमसे ही किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, इवोल्यूशन हो जाता है. तो न्यू स्पीसीज क्या बन गया, इवोल्यूशन हो गया, ऐसा हम लोग कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ अर्थ पे जितने भी स्पीसीज हैं वो क्या है, हर स्पीसीज क्या करता है, अपनी ही स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन करता है. तो इवोल्यूशन के टर्म में जब न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं तो उनकी जो क्षमता होती है अपने प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से, वो रिप्रोडक्शन की क्षमता को क्या करते हैं, खो देते हैं. अब वो अपने ही स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. जिस स्पीसीज से हुए थे वो उसके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. तब हम लोग कहते हैं क्या कि एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, एक नया जाति का उद्भव हो गया, जो किस टर्म से हुआ, इवोल्यूशन टर्म से हो गया. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस. सीक्वेंस, बहुत ही सीक्वेंशियली क्या हो रहा है, कुछ छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं which takes place in the primitive organism. पहले वाले जीवों में ऐसा हुआ होगा. over millions of years, millions years लग गए in which new species is produced. तब जाकर किसका प्रोडक्शन हुआ, न्यू स्पीसीज का प्रोडक्शन हुआ. और इस प्रोसेस को, इस टर्म को हम लोग जानते हैं इवोल्यूशन के टर्म से. दिस इवोल्यूशन कैन बी वेरी क्लियर with the few examples which I am going to discuss here. This is the pterosaur. pterosaur स्पीसीज का ये जीव है जो आप लोगों को दिख रहा है. एक्चुअली में ये एक बड़ा लिजार्ड कह लीजिए, बड़ा लिजार्ड है जो बहुत साल पहले, जब इनके फॉसिल्स से हम लोग जानते हैं ना कि कौन से ऑर्गेनिज्म बहुत पहले रहे होंगे, इनके फॉसिल्स मिलते हैं. फॉसिल्स क्या होता है अभी हम लोग लेटर इसको डिस्कस करेंगे. तो ऐसे बता दो कि फॉसिल्स क्या है, जमीन के अंदर कुछ अवशेष पाए जाते हैं जीवों के, उनके हड्डियों के, उनके शेप्स के, जिसको फॉसिल्स कहते हैं. इसलिए जो जीव आज नहीं भी है, जैसे कि डायनासोर, फिर भी हम लोग उसके बारे में क्या करते हैं, जान रहे हैं, है ना. तो जान कैसे रहे, उनके फॉसिल्स की वजह से जान रहे हैं. तो इवोल्यूशन टर्म में ये फॉसिल्स का जो स्टडी है ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग वैसे जीवों के बारे में जान रहे हैं जो अब मौजूद नहीं है. बहुत साल पहले मौजूद थे पर अब मौजूद नहीं है. तो हम लोग कैसे जान रहे हैं, उनके फॉसिल्स के स्टडी के हिसाब से जान रहे हैं. कौन पहले का फॉसिल्स है, कौन बाद का फॉसिल्स है,
कौन उसके बाद आया, ये पीरियड भी हम लोग पता कर सकते हैं। साइंस इतना डेवलप कर गया कि ये पीरियड भी हम लोग पता कर सकते हैं। आगे मैं फॉसिल्स में बताऊंगी कि ये टाइम पता करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत साल पहले एक लिजार्ड, बड़ा लिजार्ड पाया जाता था। ये लिजार्ड क्या करता था, क्रॉलिंग करता था। बिग लिजार्ड विच क्रॉल्ड ऑन लैंड, जमीन पर ही ये क्या करता था, क्रॉल करता था। तो लिजार्ड किस ग्रुप का होता है, रेप्टाइल्स ग्रुप का होता है ना, रेंगने वाले जीव रेप्टाइल्स ग्रुप के होते हैं। तो बहुत साल पहले ये जो रेप्टाइल्स था ये क्रॉल करता था। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स धीरे 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 उनमें कुछ जीन में चेंजेस आते गए, और क्या हुआ, फोल्ड ऑफ स्किन डेवलप्स बिटवीन फीट, उनके जो पैर थे, फीट थे, उसके बीच में ये स्किन जैसा डेवलप होने लगा, ठीक है, इनकी ज़रूरत के हिसाब से। मान लीजिए कि ये अक्सर क्या होता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका प्रायोरिटी क्या है, सबको चाहिए फूड, राइट। जिंदा रहने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, खाना चाहिए। तो खाने के लिए यही लोग क्या करते हैं, सब जगह घूमते हैं। तो मे बी उनको नीचे लिजार्ड को खाना नहीं मिल रहा होगा, वो चाहते होंगे कि हम थोड़ा पेड़ों पर चढ़कर भी कीड़े खाएं, ठीक है, या जीवों को खाएं। तो उनके जिस अंग का वो बार बार यूज़ करते हो, जो उनके क्या होते हैं, बहुत ज़रूरत में आते जाते हैं ना, उनके नीड आते जाते हैं, वैसा क्या होता है, समथिंग चेंजेस आना शुरू होता है। तो इनके कुछ फोल्ड्स ऑफ फीट आ गए और अब ये पेड़ों पर क्रॉलिंग कर सकते थे। ये लैंड पे क्रॉल करते थे, अब ये पेड़ों पर भी क्रॉल कर सकते थे। तो डेवलपमेंट हुआ, जीन में कुछ चेंजेस आए और ये क्रॉलिंग स्पीसीज में क्या डेवलप हो गया, फोल्ड ऑफ स्किन डेवलप हो गया, ठीक है। अब ये चेंजेस का कैसे हुआ, बहुत साल लगे इसमें, ठीक है, बहुत साल लगे। तो एक उसके बाद क्या हुआ, फिर से ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स यही स्पीसीज किस में डेवलप कर गई, इनका विंग्स फॉर्म हो गया और ये अब उड़ सकते थे। तो एक रेप्टाइल्स किस में चेंज हो गया, बर्ड में चेंज हो गया। एक रेप्टाइल्स किस में चेंज हो गया, बर्ड में चेंज हो गया, है ना। तो इनके विंग्स डेवलप कर गए और ये क्या किया, एक न्यू स्पीसीज फॉर्म कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और ये हो रहा है क्या, एक नए नए जीव का इवोल्यूशन। इस टर्म को ही हम लोग कह रहे हैं इवोल्यूशन, जिसमें नए नए जीव का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि जिराफ को आप लोग देखे होंगे, जिराफ की गर्दन कितनी होती है, लंबी, बहुत लंबी होती है ना। बट अगर उसके फॉसिल्स हम लोग मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले देखें तो उनके गर्दन बहुत लंबे नहीं हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, जो उनके लंबे हो गए गर्दन, कैसे उनके चेंजेस आ गए उनमें, तो उनके भी नीड के हिसाब से हुआ होगा ऐसा, है ना। वो भी क्या करते हैं, पेड़ों के पत्ते खाते हैं, ठीक है। तो आसपास एक ऑर्गेनिज्म के अगर पास में ही खाना मिल रहा है तो वो बहुत दूर नहीं जाते, ठीक है। तो पास के पेड़ों के पत्ते खत्म हो गए होंगे तो वो क्या करते थे, कंटिन्यूअसली अपने मुंह को ऊपर करके ऊपर की पत्तियों को खाने का प्रयास करते होंगे, ठीक है। वहाँ खत्म हो गए तो और ऊपर का खाने का प्रयास करते होंगे। तो इस अंग का वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो धीरे 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 ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट, मैं धीरे में तो तुरंत नहीं हुआ ये चेंजेस, ये चेंजेस में काफ़ी लाखों जनरेशन आ गए बीच में। लाखों जनरेशन के बाद धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ और जिराफ की गर्दन क्या हो गई, धीरे 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 लंबी होती होती बिल्कुल भी लंबी हो गई, ठीक है। तो जो छोटे वाले जीव थे वो छोटे ही रह गए, बड़े वाले जीव बड़े हो गए। वो जिराफ में चेंजेस हो गए, बहुत ही लंबी गर्दन हो गई उनकी। यहाँ भी क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। लास्ट क्लास में मैंने इवोल्यूशन ऑफ मैन की भी बात की थी कि अगर हम लोग आदि मानव को देखें तो बिल्कुल ही हमसे डिफरेंट लगते हैं, बट या चिंपैंजी को देखें वो तो हमसे बिल्कुल भी डिफरेंट लगते हैं। तो कोई नहीं कह सकता कि लेकिन हमारे पूर्वजों में है वो शामिल, मतलब कि चिंपैंजी का इवोल्यूशन भी वहीं से हुआ है जहाँ से हमारा इवोल्यूशन हुआ है। तो हम लोग के एंसेस्टर चिंपैंजी रहोगे ऐसा कोई देखकर हम लोग दोनों को कह सकता है, नहीं कह सकता, है ना। लेकिन हमारे पूर्वज सेम थे,
उससे कुछ चिंपैंजी बन गए, कुछ मैन में डेवलप कर गए, ठीक है। तो इस तरह से एक जीव में काफ़ी चेंजेस आते जाते हैं और जेनेटिक चेंजेस के बाद एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं एक और बात करूंगी। हम लोगों ने बात की कि इवोल्यूशन में जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इवोल्यूशन में क्या आ रहे हैं? जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ जेनेटिक चेंज ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या कुछ और भी उनके बीच काम करता है इवोल्यूशन के लिए? तो आइए कुछ इलस्ट्रेशन के द्वारा इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं इस इलस्ट्रेशन के थ्रू। यहाँ एक में देखिए आप लोग, यहाँ पर ए में देखिए एक ग्रुप ऑफ बीटल्स है जो कि झाड़ियों में रहता है, ठीक है। तो छोटे छोटे बीटल्स जो होते हैं वो अक्सर झाड़ियों में रहते हैं और उसी झाड़ी से ही अपना खाना को, उसी के पत्ते को खाते हैं और वो जीवन भर उन्हीं झाड़ियों में ही रह जाते हैं, ठीक है। अधिकतर वो उसी झाड़ियों में ही मर भी जाएंगे, वहीं पर खाना मिल रहा है तो वो कहीं इधर उधर जाते भी नहीं है, ठीक है। तो एक ग्रुप है बीटल्स का जो झाड़ियों में रहता है, वो है किस कलर का? रेड कलर का है, ठीक है, रेड कलर का। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या हुआ कि इनमें कुछ जेनेटिक चेंजेस आए। क्या हुआ? इनमें कुछ जेनेटिक्स चेंजेस आए और इनमें से जो एक है, सभी के सभी तो रेड ही रहा, मगर एक क्या हो गया? ग्रीन कलर का हो गया। किस कलर का हो गया? ग्रीन कलर का हो गया। कुछ जेनेटिक चेंजेस के कारण इसका कलर क्या हो गया? ग्रीन हो गया, ठीक है। तो शुरू से ही क्या था कि इन झाड़ियों को जो कीड़े थे, जो बीटल्स थे इन झाड़ियों में, उसे कौवे खाया करते थे। क्रो क्या करते थे? अपने खाने के लिए इन्हीं झाड़ियों पर निर्भर रहते थे और इन रेड बीटल्स को उन झाड़ियों से चुन चुन कर क्या करते थे? खाते थे। लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स इनमें कुछ चेंजेस आए और एक बीटल चेंज हो गया ग्रीन कलर में। अब ये रेड ग्रीन जो बीटल्स है वो भी रिप्रोड्यूस करेगा। इस कारण क्या हुआ कि ग्रीन भी अपनी संख्या को बढ़ाने लगा और रेड भी बढ़ाने लगा, ठीक है। बट हुआ क्या कि क्रो जो है ग्रीन कलर की झाड़ियों में, ग्रीन कलर की झाड़ियों में ग्रीन पत्ते भी होते हैं, ग्रीन बीटल्स भी हो गया, तो क्रो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कलर के कारण और सिर्फ रेड बीटल ही खाते रहे, ग्रीन बीटल उन्होंने नहीं खाए। तो लास्टली क्या हुआ कि सारे जो रेड बीटल्स थे वो खत्म हो गए, कौवे ने सबको खा लिया और बच कौन गए? सिर्फ ग्रीन बीटल्स, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन बीटल्स ही रह गए और बाकी सब क्या हुए? खत्म हो गए। सबको क्या किया? कौवे ने खा लिया। तो ये ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये रेड बीटल्स वाला झाड़ियों का ग्रुप किस में चेंज हुआ? ग्रीन बीटल्स में चेंज हो गए और फर्दर इनमें और भी डेवलपमेंट आया होगा, और भी जेनेटिक चेंजेस आए होंगे धीरे धीरे, और फिर एक न्यू स्पीसीज क्या हो गई? फॉर्म हो गई। अब ये ग्रीन कलर का बीटल रेड कलर के बीटल के साथ रिप्रोडक्शन करने की क्षमता खो देता है, तो वो एक न्यू स्पीसीज बन गया। तो दिस टर्म को बोलेंगे हम लोग इवोल्यूशन। तो यहाँ जेनेटिक चेंजेस तो आ ही रहे हैं पर कुछ और भी हो रहा है। क्या हो रहा है? कौवा खा रहा है। कौवा अगर ग्रीन कलर का भी बीटल खाता तो रेड खत्म नहीं होता, ग्रीन भी खत्म होता। तो ये कौवा कौन है? कौवा है नेचर। क्रो क्या है? क्रो है नेचर। नेचर भी सेलेक्ट करता है कि आने वाले जनरेशन में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। नेचर जिसको चाहता है, नेचर के अनुसार जो ढल जाता है वही क्या होता है? आगे बढ़ता है, वही जीवित रहता है, और जो नेचर के हिसाब से नहीं ढल पाता वो क्या होता है? मर जाता है। इसी को कहते हैं फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल, जिसका लॉ डार्विन ने भी दिया है और हम लोग डार्विन लॉ को भी इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो गया? नेचर ने सेलेक्ट किया। तो नेचर अगर सेलेक्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर दो चीज़ें क्या क्या हो गई? वेरिएशंस तो आ रहा है, यहाँ पर जेनेटिक चेंज तो हो ही रहा है, मतलब कि जेनेटिक तो रिस्पॉन्सिबल है ही, वेरिएशन भी कह सकते हैं हम लोग इसको। वेरिएशन तो रिस्पॉन्सिबल है ही किसी न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए,
बट नेचर भी सेलेक्ट करता है, ठीक है, कि कौन रहेगा और कौन नहीं। अब ग्रुप बी में देखिए क्या हुआ। ये तो ग्रीन कलर का चेंज हुआ, तो ग्रीन कलर के झाड़ियों में ग्रीन कलर की पत्तियां नहीं पता चल, पत्तियां भी है तो बीटल्स को नहीं पता चला। बट यहाँ क्या हुआ, रेड कलर का बीटल्स तो था ही, इसमें एक चेंज हो गया ब्लू कलर में। किसमें चेंज हो गया, ब्लू कलर में। अब ब्लू कलर तो दिखाई देगा ना, ब्लू कलर तो दिखाई देगा ग्रीन कलर के झाड़ी में, ग्रीन कलर की पत्तियों वाली झाड़ी में ब्लू कलर तो दिखेगा। अब ये दोनों ही रिप्रोड्यूस करेंगे, तो दोनों ही अपनी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, रेड भी बढ़ाएगा और ब्लू भी बढ़ाएगा। और कौवा यहाँ भी खा रहा है, दोनों को ही खा रहा है, ठीक है, कौवा क्या कर रहा है, दोनों को खा रहा है। बट हुआ यूं कि एक एलिफेंट्स का हर्ड, मीन्स एलिफेंट का पूरा झुंड एक बार आया दौड़ता हुआ और उन सारी झाड़ियों को रौंदता हुआ क्या हो गया, पार हो गया। और संयोगवश ऐसा हुआ कि सारे रेड बीटल्स मर गए और जो बचा वो था ब्लू बीटल्स, और सिर्फ ब्लू बीटल्स ही आगे रिप्रोड्यूस किया और सारे रेड बीटल्स क्या हो गए, खत्म हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी इवोल्यूशन हुआ, पूरा रेड कलर के बीटल्स का ग्रुप किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर के बीटल्स में चेंज हो गया। यहाँ पर किसने सेलेक्ट किया, यहाँ भी जेनेटिक चेंजेस तो हो ही रहे हैं, वेरिएशंस तो आ ही रहा है, बट यहाँ भी कौन रोल प्ले कर रहा है, नेचर प्ले कर रहा है। हर्ड ऑफ एलिफेंट क्या हो गया, नेचर हो गया, है ना। तो हर्ड ऑफ एलिफेंट यहाँ पर आया और पूरे के पूरे ग्रुप को रौंद दिया, और क्या हुआ, सारे यहाँ पर क्रो कर रहा था, सारे रेड बीटल्स आए और मर गए और ब्लू बीटल्स ही बच गए। यहाँ भी हो गया आपका नेचुरल सिलेक्शन प्लस वेरिएशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन में दोनों ही प्ले कर रहा है रोल। अब यहाँ तीसरा इलस्ट्रेशन देखिए क्या, रेड बीटल्स का ग्रुप है, झाड़ियों में रह रहा है, बट हुआ क्या कि इन झाड़ियों में रोग लग गया, इन झाड़ियों की पत्तियों में कुछ कीड़े लग गए, कुछ रोग लग गया, जिससे कि प्रॉपर खाना इन बीटल्स को नहीं मिल रहा था, और इसके चलते इनका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया इन्हें, है ना, कुपोषित हो गए ये, इनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपर। तो जैसे ही ये कुपोषित हो गए वैसे ही अपना जनरेशन को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, कुपोषित ही रहेंगे, माल न्यूट्रिशन ही रहेगा, इनका डेवलपमेंट क्या हुआ, कम हो गया। अब यहाँ बताओ क्या हो रहा है, क्या ये भी नेचर सेलेक्ट कर रहा है? और कुछ सालों बाद जब पत्तियों का रोग खत्म हो गया तो ये सारे के सारे वापस से बड़े हो गए, जिस साइज के थे वैसी साइज के रेड ही रहे, कोई चेंजेस इनमें नहीं आया। अब आप बताइए कि यहाँ क्या हुआ, रेड बीटल्स में ही चेंज हुआ है, पर यहाँ बीच में उनका साइज चेंज हो गया था। अब यहाँ बताइए क्या ये नेचुरल सिलेक्शन है या सिर्फ वेरिएशन है, बताइए। यहाँ पर देखिए कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, माल न्यूट्रिशन हुआ है, खाना नहीं मिला है प्रॉपर, ठीक है। तो अगर आपको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो क्या आपके जीन में चेंजेस आ जाएंगे? नहीं, खाना प्रॉपर नहीं मिलने से हमें माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, बट हमारे जीन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और यही कारण है कि यहाँ पर जीन में कोई चेंजेस ही नहीं आया, और कोई चेंजेस नहीं आया, और जब प्रॉपर खाना मिला तो फिर से वो अपने ही ग्रुप में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएशंस तो हुए ही नहीं, ना ही यहाँ जेनेटिक नेचुरल सिलेक्शन हुआ, ये वही जीव था और वही जीव बना। तो यहाँ जो साइज में चेंजेस आ रहे हैं ना, ये जेनेटिक नहीं है,
साइज में जो चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस जेनेटिक नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ना यहाँ नेचर सेलेक्ट कर रहा, ना ही यहाँ वेरिएशंस आ रहे हैं, वेरिएशंस भी नहीं आ रहे, बदलाव आया है, शरीर के स्ट्रक्चर में बदलाव आया है। किस वजह से आया है? क्योंकि उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब इसी पर तो ये क्या हो गया, ये कैसा कैरेक्टर हो गया? ये तो हो गया जेनेटिक कैरेक्टर, जीन चेंजेस हो गए। बट जो कैरेक्टर हमारे जीन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता, और जो कैरेक्टर हम इन्वायरमेंट से लेते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ जो कैरेक्टर हम लोग इन्वायरमेंट से ले रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? एक्वायर्ड कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होगा। इसको बात को ध्यान में रख लीजिए। इनहेरिट होने का मतलब है कि ये कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। जो आपके जेनेटिक कैरेक्टर है वही आपके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है जिसको आपने इस एनवायरनमेंट से गैदर किया है, तो वो कैरेक्टर कभी भी क्या नहीं होगा? इनहेरिट नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट को और एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया एक्वायर्ड ट्रेट को लेकर के। क्या किया कि एक चूहे को लिया और उसकी पूंछ काट दी। फिर नेक्स्ट जनरेशन में देखा कि जब उसका ऑफस्प्रिंग हुआ तो उसके पूंछ था, है ना, उसके बच्चे का पूंछ था। फिर उस जनरेशन में भी क्या किया, उसके पूंछ को काट दिया। नेक्स्ट जनरेशन भी क्या किया, जो उसके ऑफस्प्रिंग आए उनमें पूंछ मौजूद था, उनके टेल मौजूद थे, फिर उसको भी कट किया। इसी तरह जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन पे स्टडी की गई। बार बार टेल के काटे जाने पर भी जो उनके ऑफस्प्रिंग थे उनमें टेल मौजूद रहता था। तो ये क्या बताया? ये बताया ये कि पूंछ का काटना, आप क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंटली, है ना, उसको काट रहे हैं, उसके जीन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। पूंछ को काट देने से जो चूहे के अंदर जीन मौजूद था उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। उसके जीन में पूंछ बनाने का जो कैरेक्टर है वो मौजूद था, और वो क्या हो रहा था, इनहेरिट हो रहा था उसके ऑफस्प्रिंग में। फिर उसके ऑफस्प्रिंग में ये क्या हो रहा है, जनरेशन के बाय जनरेशन उनके जीन्स में कोई बदलाव नहीं आए। तो पूंछ काटना इज नॉट अ जेनेटिक चेंज। इस कारण उसके कई जनरेशन में काटे जाने के बाद भी पूंछ अवेलेबल था। इट मीन्स जीन में कोई चेंजेस नहीं आए। तो जीन में जब कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, जो हमने कहाँ से लिया है, एनवायरनमेंट से लिया है। इसमें और क्या क्या कैरेक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि हम लोग ड्राइविंग सीख जाते हैं, ये सब हम लोग सीखते हैं ना, आफ्टर बर्थ सीखते हैं। ये हम लोग सीखे हुए जन्म से नहीं आते। या स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, लिखते हैं हम लोग, पढ़ना लिखना सीखते हैं, है ना। फिर बाद में आँख बंद करके भी लिख सकते हैं, कुछ सोच के बिना भी लिख सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हमारे अंदर आ जाते हैं, ड्राइविंग, स्विमिंग, लिखना पढ़ना, चलना, ठीक है, डांस करना, गाना, ये सब जो है ये इनहेरिट होने वाले कैरेक्टर्स नहीं है। ये सब हम लोग आफ्टर बर्थ क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो एक्वायर्ड ट्रेट्स हम लोग किसे कहेंगे, एक्वायर्ड कैरेक्टर किसे कहेंगे? ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट is called acquired trait and it cannot be passed to the next generation। ये पास नहीं होता है अगले जनरेशन में। इनहेरिटेड ट्रेट क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज caused by change in its gene। चेंज आ गया अगर जीन में, ठीक है, gene is called inherited traits and actually it is the character which we receive from our parents। जैसे कि नाक का शेप, ठीक है, हमारे बाल कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, हमारे नाक का शेप कैसा है, चिन का शेप क्या है, आईज का कलर क्या है, ये सब कुछ, ये सारे कैरेक्टर्स हमारे जीन में मौजूद होते हैं। तो ये इनहेरिटेड होते हैं, ना कि जो हम लोग एनवायरनमेंट से गैदर करते हैं। क्लियर? आई होप ऑल द थिंग्स ऑफ इवोल्यूशन इज वेरी क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। क्या क्या एविडेंस है जिसके आधार पर हम लोग ये समझते हैं कि इवोल्यूशन हो चुका है या हुआ है। ठीक है, तो
तो कुछ एविडेंस के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू।